ये जो हमारी बुक है ये फर्स्ट बुक का पार्ट है, स्टडी मटेरियल पार्ट 1, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये आपको हिंदी में भी नोट्स मिलेंगे, बट मैं पढ़ाते वक्त इंग्लिश इसलिए लेता हूँ क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इंग्लिश का उच्चारण जो है वो इंग्लिश को देख के इजी हो पाता है मेरे लिए। और पहले मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, बट अभी मेरी हिंदी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, रह गई है, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ कई सालों से। बट आई विल ट्राई कि आपको हर चीज़ हिंदी में भी बताऊं बोल के। ठीक है, तो प्लीज़ देखेंगे इस तरफ। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी होती क्या है, इसका मतलब क्या है। एनाटॉमी का मतलब होता है कि हमारा जो बॉडी किस चीज से बना है, यानी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। तो हमारा जो बॉडी जिस चीज से बना है, जैसे कि हमारा बोन का फ्रेमवर्क है, मसल्स हैं, जो शरीर दिख रहा है हमारा फिजिकल शरीर, वो उसकी जो पढ़ाई करते हैं अगर हम, तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी की पढ़ाई कर रहे हैं हम। दूसरा आता है पार्ट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब है, यहाँ पे लॉजी जो वर्ड है इसका मतलब होता है पढ़ाई, स्टडी। और फिजियो का मतलब हो गया बॉडी की पढ़ी, बॉडी की पढ़ाई। इसका मतलब क्या है, हम जो भी हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर्स काम कर रहे हैं, जैसे हार्ट क्या काम कर रहा है, लंग्स क्या काम करते हैं, ये सारे जो कामों की पढ़ाई है, फंक्शंस की पढ़ाई है, उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये दो बातें आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है एक एनाटॉमिक रेफरेंस सिस्टम। ये एनाटॉमिक रेफरेंस सिस्टम क्या है तो देखिए, एनाटॉमिक रेफरेंस सिस्टम क्या होता है, एक एक स्टोरी समझिए कि एनाटॉमिक रेफरेंस सिस्टम क्यों बनाया गया। मान लीजिए कोई इंडिया में कोई पेशेंट है और वो ट्रीटमेंट करवा रहा है, और उसको ऑनलाइन सजेशन की जरूरत है, अमेरिकन डॉक्टर की या चाइनीज डॉक्टर की। तो वो जो दो डॉक्टर आपस में, अमेरिका का और इंडिया का, बात करेंगे आपस में, तो उनके पास एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। ये ना हो कि इंडिया वाला तो हार्ट को कुछ और बोल रहा है और वहां पर कुछ और बोलते हो। तो एक साइंटिस्ट ने या डॉक्टर्स ने एक कॉमन लैंग्वेज बनाई, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड मेडिकल साइंस में यूज होती है। तो उसके लिए एक एनाटॉमिक रेफरेंस सिस्टम बनाया गया कि हम रेफर कैसे करेंगे किसी चीज को। मान लीजिए किसी के जो चेस्ट के बीच में या पेट के ऊपर पेन होता है, दर्द होता है, तो उसके लेफ्ट राइट को क्या बोलेंगे। अगर वो पेन उससे जो मिड लाइन है हमारी, उसके 2 इंच लेफ्ट है या 2 इंच राइट है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस चीज को बताने के लिए, समझाने के लिए एक रेफरेंस सिस्टम बनाया गया। तो ये क्यों हमारी फिटनेस लाइन में क्यों यूज हो रहा है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो एक एक करके इसको पहले रेफरेंस सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले इसमें एक इमेज नजर आ रही होगी आपको, ये वाली। इस इमेज को, ये जो इमेज है, इसको बोलते हैं कि एनाटॉमिक पोजीशन। यानी जब हम किसी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, तो उसको इस तरह से खड़ा किया जाता है, पेशेंट को कह लो या किसी भी क्लाइंट को, सब्जेक्ट बोलते हैं उसको। तो ये इस तरह से खड़ा होता है, आपका गर्दन सीधी होती है सामने की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट एक आदमी खड़ा रहता है, और पाम से यानी हथेलियां आगे की तरफ होती हैं, ये वाली हथेलियां आगे। तो ऐसे करके हम लोग उसका एक बेसिक मॉडल बनाते हैं, और उसके बेसिस पर ये सारी चीजें सीखते हैं। तो ये क्या है और क्यों काम आती है, वो एक एक करके सीखेंगे। 4 एनाटॉमिक रेफरेंस सिस्टम बनाए गए। सबसे पहला था बॉडी प्लेन्स, दूसरा था डायरेक्शंस, तीसरा कैविटीज, और चौथा स्ट्रक्चरल यूनिट्स। तो बॉडी, जिसमें से स्ट्रक्चरल यूनिट की वीडियो आपने स्टार्टिंग में देखी होगी, जब हमने आपको एक सैंपल वीडियो भेजा था। तो स्ट्रक्चरल यूनिट जिसमें एटम, मॉलिक्यूल, सेल्स, टिश्यूज, ये था, अगर आपने देखी होगी तो वो मैंने भेजी हुई है ऑलरेडी आपको। पहले बाकी तीनों का मैं अभी आपको बताता हूँ। बॉडी प्लेन्स पे आते हैं। सबसे पहले आपने देखो 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल सुना है ना, कि 3D मूवी देखने गए, या 4D आजकल चल रहा है, 5D चल रहा है। तो वही प्लेन्स होते हैं। वो डी का मतलब होता है डायमेंशन, बट वो प्लेन होते हैं बेसिकली। तो वो क्या काम आते हैं, कैसे होते हैं, वो देखते हैं। बॉडी प्लेन्स का मतलब है एक इमेजिनरी, यानी मन में हम लोग एक इमेजिनर इमेजिन करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह की लाइन, और वर्टिकल का मतलब होता है इस तरह की लाइन। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को हमें इमेजिन करना है, जिससे कि हम बॉडी को अलग अलग पार्ट्स यानी कि सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो आपको समझना है। इस इमेज से समझना आ रहा हो तो मैं आपको अलग से अपनी महान ड्राइंग से समझाता हूँ। देखिए, अब मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, आप देखिए, समझिए इसको एक बार। ये मैंने एक बॉडी बनाई सिंपल सी, ये बन गई बॉडी। अब मैं इसमें आपको एक एक करके प्लेन समझाऊंगा। आप यहाँ पर आगे, अब हमारे वर्टिकल प्लेन्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो वर्टिकल प्लेन्स क्या होते हैं। वर्टिकल प्लेन्स के अंदर देखिए, मिड सैजिटल प्लेन यानी कि मिड लाइन की बात हो रही है। तो मिड लाइन क्या होती है, यहाँ पे एक और इमेज बना लेता हूँ, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ क्या होती है। ये एक्चुअली माउस से ऐसी इमेज बन पाती है। अगर मैं बॉडी को बिल्कुल सेंटर पार्ट से, यानी आप खड़े हुए हैं और सामने की तरफ, आपके चेहरे की तरफ कोई खड़ा हुआ है, जैसे आप मेरे सामने देखिए, इस तरह से कोई आपकी बॉडी को बिल्कुल सेंटर से कट करता है, ऐसे करके। जैसे कि मैंने इसको बॉडी को यहाँ से फ्रंट से बीच बीच में से काट दिया। तो अब ये बॉडी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक लेफ्ट हिस्सा हो गया, एक राइट हो गया, और दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल 100% इक्वल है।
ठीक है। तो इस तरह से ये जो लाइन मेरी जो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है बॉडी को, उसको बोलते हैं मिड सैजिटल प्लेन या मिड लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? मिड लाइन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से देखना है। इसको हम बोलते हैं मिड लाइन। और इस लाइन के पैरेलल में कोई भी लाइन हम अगर ऐसे करके कट करते हैं तो वो लाइन बॉडी को दो हिस्सों में तो डिवाइड करेगी, बट वो दोनों हिस्से कभी भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही लाइन ऐसी हो सकती है जो एग्जैक्टली इक्वल लेफ्ट और राइट हिस्सों में डिवाइड करेगी बॉडी को। तो जो अकेली ऐसी लाइन होगी उसका नाम होगा मिड लाइन, और बाकी जितनी भी लाइंस होगी उनका नाम होगा सैजिटल प्लेन, यानी वो सैजिटल प्लेन में डिवाइड कर रही है बॉडी। अगर मैं इसको बॉडी को फ्रंट से नहीं काट कर साइड से कट करता हूँ, अब देखिए दोबारा मेरी तरफ, मैंने इसको पहले आगे से ऐसे करके कट किया था यहाँ से, अब मैं इसको ऐसे करके कट कर रहा हूँ, यानी यहाँ से साइड से ऐसे कट कर रहे हैं हम। तो अगर ये बॉडी को साइड से कट किया जाता है तो ये बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड होती है। कौन से? यानी कि एक जो हो गया पीछे की तरफ बैक साइड वाला हिस्सा, और एक फ्रंट वाला हिस्सा, यानी एक ये फ्रंट वाला हिस्सा और एक जो बैकग्राउंड में बैक वाला हिस्सा है। तो जो फ्रंट हिस्सा है उसको बोलेंगे फ्रंटल या कोरोनल प्लेन, और बैक वाले को, मतलब ये जो कोरोनल प्लेन बोलेंगे, और इसमें फ्रंट वाले हिस्से को एंटीरियर और बैक वाले हिस्से को पोस्टीरियर बोलेंगे। ये सबको क्लियर हुआ? एनी डाउट्स? थोड़ा सा टेक्निकल चीज आ रहा है समझ में? ठीक है, क्लियर है सर। ओके ओके। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल को देखिए दोबारा से, इसको बिल्कुल सिंपल तरीका है। हॉरिजॉन्टल में किस तरह से आप बॉडी को कट करते हैं। अब अगर मैं इसको कहीं से भी, यानी यहां से खींचा या यहां से किया, यहां से किया, अगर मैं इस तरह से लाइन में इसको बॉडी को कट करता हूं तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक ऊपर वाला यानी कि सुपीरियर हिस्सा, और एक नीचे वाला यानी कि इंफीरियर हिस्सा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन किस हिस्से में काटता है बॉडी को? एक अपर सुपीरियर हिस्से में और एक इंफीरियर यानी कि नीचे वाले हिस्से में। आई होप ये दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको। अब मैं बताता हूँ इसका यूटिलाइजेशन क्या है। जैसे कि अगर हमने किसी की मिड लाइन को चेक कर लिया, तो एक बॉडी हमने ऐसे फिर से बनाई साफ सुथरी, ये बंदा जिम नहीं जाता, ओके। तो ये हमारी एक बॉडी बन गई। इसमें देखिए ये जो मिड लाइन आ रही है, ये जो मिड लाइन है, मान लीजिए किसी को यहाँ पर पेन है, ठीक है, यहाँ पर स्टमक के ऊपर उसको पेन है, तो वो कैसे किसी को बताएगा? यानी कि अगर, या पेन छोड़िए, हम ऑपरेशन की बात करते हैं कि कोई डॉक्टर जो है किसी के पेट का ऑपरेशन कर रहा है, ये पेट है मान लीजिए, और वो कट जो लगा रहा है, वो कैंची जो उसकी चल रही है, सीजर, वो इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। और तो वो कैसे बताएगा? इसको बोलेंगे टुवर्ड्स द मिड लाइन। तो ये जो कट होगा, इस कट का नाम होगा मीडियल कट। मीडियल कट, इसका नाम क्या होगा? मीडियल कट। मीडियल का मतलब होता है टुवर्ड्स द मिड लाइन, यानी कि मिड लाइन की तरफ। ये मिड लाइन जा रही है, इसकी तरफ एक कट लग रहा है, तो उसको बोलेंगे मीडियल कट। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि बिना कोई कुछ देखे हुए भी, अगर मैं किसी दूसरे आदमी को फोन पे ये बताता हूँ कि मैं पेशेंट का जो नेवल एरिया, मान लो यहाँ पर नाभि है, उसकी नेवल एरिया से 2 इंच राइट पर एक कट लगा रहा हूँ जो कि मीडियल कट है, तो डॉक्टर अपने आप समझ जाएगा, या कोई भी बंदा जो मेडिकल साइंस का है वो ये समझ जाएगा कि वो जो कट लग रहा है वो इस तरफ की, मीडियल लाइन की तरफ लग रहा है। तो इस तरह से इसको रेफरेंस सिस्टम कहा गया है कि एक दूसरे को समझाने के लिए ये लैंग्वेज यूज होती है। और ये हमारी फील्ड में क्या काम आती है वो अभी हम बॉडी डायरेक्शन जैसे ही करेंगे, आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाओगे कि ये चीज हमने क्यों पढ़ी। ठीक है, अभी बताता हूँ। फिर आते हैं हमारा बॉडी डायरेक्शंस। बॉडी डायरेक्शंस में आप देखिए, एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट, यानी जो आपका फेस वाला साइड है वो उसको हम फ्रंट बोलते हैं, और जो आपका बैक वाला साइड है उसको हम बिहाइंड या रियर पोस्टीरियर साइड बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल। डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल का मतलब होता है दूर का और पास का। तो डिस्टल और प्रॉक्सिमल को जॉइंट के हिसाब से देखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, ये उंगलियां हो गई, ये आपका शोल्डर जॉइंट हो गया। अगर किसी को यहाँ पे चोट लगी है और किसी को, दूसरे बंदे को यहाँ चोट लगी है, तो ये वाली चोट कहलाएगी प्रॉक्सिमल चोट, इस शोल्डर के बेसिस पर, प्रॉक्सिमल यानी पास वाली। और ये वाली चोट कहलाएगी डिस्टल, क्योंकि ये दूर है शोल्डर से। बट अगर मैं जॉइंट बदल देता हूँ, मान लीजिए मैं कहता हूँ ये वाला रिस्ट वाला जॉइंट की बात करता हूँ, तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये रिस्ट जॉइंट से ये वाली चोट प्रॉक्सिमल यानी पास वाली हो गई और ये डिस्टल हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ये रिस्ट लेते हैं और रिस्ट के ऊपर फिंगर्स में मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है किसी को, यहाँ पर चोट लगी किसी को पाम पे और एक फिंगर में लगी, तो रिस्ट जॉइंट को अगर मैं देख रहा हूँ तो ये प्रॉक्सिमल हो गया और ये डिस्टल हो गया। तो ये जॉइंट पे डिपेंड करेगा कि हम कौन से जॉइंट की बात कर रहे हैं,
कि कौन सा चीज पास में है और कौन सी दूर है। उसके बाद आते हैं डॉर्सल एंड नियर द अपर सरफेस। डॉर्सल का मतलब है या तो बैक साइड पे, तो ज्यादातर ये बैक के लिए यूज होती है, जैसे पोस्टीरियर और डॉर्सल का मतलब सेम है। और वेंट्रल का मतलब होता है टुवर्ड्स द बेली यानी पेट की तरफ, या बॉटम नीचे की तरफ। तो आप इसको फ्रंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो एंटीरियर फ्रंट और वेंट्रल एक ही बात हो गई, पोस्टीरियर डॉर्सल और बैक ये एक ही बात हो गई। इस तरह से आप इसको मीनिंग को समझ सकते हैं। फिर आता है सुपीरियर और इन्फीरियर। तो थोड़ा सा मेडिकल वाला पार्ट है, इसलिए कुछ लोगों को अजीब सा लग रहा होगा, बट अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। सुपीरियर और इन्फीरियर का मतलब होता है, सुपीरियर माने ऊपर का, जैसे अभी हमने हॉरिजॉन्टल कट किया था तो ऊपर वाला सुपीरियर था, नीचे वाला इन्फीरियर था। सुपरफिशियल और डीप आपको पता है, जैसे कि किसी के हाथ में मान लीजिए यहाँ पर चोट लग गई, तो वो चोट जितनी गहरी है, मान लो बहुत गहराई तक वो चोट लगी है, तो वो डीप चोट है। और अगर सिर्फ सरफेस पे चोट लगी है तो वो सुपरफिशियल चोट हो गई। फिर आता है लेटरल एंड मीडियल। लेटरल मीडियल को ऐसे समझिए जैसे कि आपकी वही सेंट्रल मिड लाइन थी, ये मिड लाइन है, ये मैंने ऐसे मिड लाइन बनाई, सॉरी बीच में नहीं जा रही, ऐसे हाँ। तो अब अगर मेरी कोई भी मूवमेंट या कोई भी जो कट है या कुछ भी है, वो इस तरफ लगता है बाहर की तरफ मिड लाइन से दूर, तो वो कहलाता है लेटरल यानी कि साइड पे। और अगर मेरा मूवमेंट इस तरफ आता है तो वो कहलाता है मीडियल मूव, यानी क्योंकि मिड लाइन की तरफ आ रहा है। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल, सभी लोगों ने शोल्डर की एक्सरसाइज करी होगी। अगर मैं शोल्डर की एक्सरसाइज एक बताता हूँ आपको, जिसमें दो एक्सरसाइज होती है, एक होती है फ्रंट रेज और एक होती है लेटरल रेज। सबको पता है, यस सर। सबको सुना होगा सबने, साइड रेज लेटरल रेज। देखो इस तरह से हम करते हैं ना हाँ ये सर। वाली। तो इसकी मूवमेंट को समझने के लिए आपको ये समझना है, देखिए ध्यान से, मैंने ऐसे किया, तो अब ये कहाँ जा रहे हैं मेरे यस हाथ, मिड लाइन यानी मेरी ये साइड बीच में। वाली लाइन से दूर जा रहे हैं हाथ, साइड में। साइड में जा रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम क्या है, यस। लेटरल रेस। अब आपको अर्थ समझ में आने लगेंगे कि कोई भी एक्सरसाइज का नाम वो अलग क्यों रखा गया, वो आपको अब इन बातों से समझ में आएगा। आपको ये अभी तक शायद पहले आपने नहीं सोचा होगा कि इसका नाम लेटरल रेस क्यों है, ये साइड में जा रहा है इसलिए नहीं, क्योंकि ये मिड लाइन से दूर जा रहा है इसलिए इसका नाम लेटरल रेस है। और अगर हम कोई ऐसी मूवमेंट करते हैं जैसे कि आप केबल से करते हो ना चेस्ट के लिए, ऐसे वाली मूवमेंट, क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर, तो वो मीडियल होती है, क्योंकि आपका जो मूवमेंट किधर आ रहा है, टुवर्ड्स द मिड लाइन आ रहा है ऐसे। क्लियर है सबको? यस सर। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज के नाम डिसाइड करते हैं। दूसरा, हम जो एक्सरसाइज के नाम डिसाइड करते हैं वो डायरेक्शंस या मूवमेंट से नहीं करते, वो हम करते हैं बॉडी पार्ट से। जैसे कि आपने लेट पुल डाउन का नाम सुना है, सबने सुना है लेट पुल डाउन, बैक के लिए करते हैं ऐसे करके ऊपर से नीचे आते हैं, सुना है ना सबने? यस सर। तो जो लेट पुल डाउन में यस सर। लेट वर्ड क्या है, लेट वर्ड का मतलब है लेटिसिमस डोर्साई, जो कि अपर जो विंग्स वाली बैक होती है ना साइड की, ऐसे दिखती है। ये आपका मान लो पेट हो गया जी और सर। ये आपकी गर्दन है, तो ये जो आपका बैक का हिस्सा दिखता है ना साइड से, जो आप ऐसे करते हो ऐसे, ये जी वाला सर। यहाँ वाला जो दिखता है, तो ये लेटिसिमस जी सर। डोर्साई इस बैक के पोर्शन का नाम होता है, इसलिए इसको लेट बोलते हैं। और एक्सरसाइज का नाम है लेट पुल डाउन। तो लेट पुल डाउन में हम क्या कर रहे हैं, लेट की एक्सरसाइज के लिए हम पुल डाउन कर रहे हैं, खींच रहे हैं नीचे की तरफ अपनी उसको, बारबल को या किसी चीज को, हैंडल को। ठीक है? तो ऐसे करके आप मेडिकल पोर्शन जो आपकी एक्सरसाइज के नाम है वो सब धीरे धीरे समझने लगेंगे आसानी से, और किसी को भी बता सकते हैं। अभी बहुत सारे लड़के या जो ट्रेनर्स होते हैं वो गलत नाम बोल देते हैं, उन्हें एक्चुअल आइडिया ही नहीं है कि भाई एक्चुअल नाम क्या एक्सरसाइज का, वो कुछ भी बोल देते हैं। अभी तो स्पेलिंग्स भी नहीं पता होती बहुत सारे लोगों को। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, आप हंसोगे। जैसे कि ये बाइसेप्स होती है, कुछ लोगों को बाइसेप्स, BICEPS, तो दिल्ली के अंदर आधे से ज्यादा जिमों में, बाहर का तो मुझे पता नहीं है इसको। अब ये यहाँ पर बाइसेप्स में कहीं पर भी च शब्द नहीं आता, हिंदी का नहीं आता ना, ये है बाइसेप्स, बाई, इसको अगर हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बाइसेप्स, आधा प और स, ऐसे करके। और जबकि सारे ज्यादातर दिल्ली के लोग क्या बोलते हैं इसको, बाई चैप्स। तो बाई चैप्स बोल रहे हैं क्योंकि उनको स्पेलिंग ही नहीं पता है कि इसका नाम क्या है। तो आपको नहीं पता इसलिए आप बाई चैप्स बोल रहे हो, बट सामने वाले को तो पता होगा जो एजुकेटेड है। तो जो एजुकेटेड है वो मन मन में आपकी हंसी उड़ा रहा होगा कि यार इसको तो बताओ बाई चैप्स बोलना नहीं आता। ऐसे ही आप चेस्ट बोलते हैं, चेस्ट की एक्सरसाइज कर लो आज, कहते हैं ना चेस्ट लगा ले बेटा। तो जो चेस्ट की एक्सरसाइज अब आप बोलते हो, तो इसको कई लोग क्या बोलते हैं, चेस्ट बोलते हैं। आधी दिल्ली चेस्ट बोलती है कि चेस्ट कर लो, चेस्ट का मतलब होता है अलग,
ठीक है, ये आप डिक्शनरी में देखना चेस्ट का क्या मतलब होता है, और हमारी एक्चुअल में क्या होती है चेस्ट। तो ये स्पेलिंग की थोड़ी सी चेंज की वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो ये आपको कैसे उच्चारण बोलना है वो भी सीख लीजिए, ताकि आप एक एजुकेटेड ट्रेनर नजर आए क्लाइंट की नजरों में, क्योंकि आजकल 50% से ज्यादा क्लाइंट एजुकेटेड क्लाइंट आता है। वो पहले से ही गूगल वूगल सब पढ़ के भी जी आता है, पढ़ा लिखा क्लाइंट होता है, और जो ज्यादा पढ़ा लिखा क्लाइंट होगा वो आप पे आपकी एजुकेशन या नॉलेज के बेसिस पर ट्रस्ट करेगा, और तभी आपको इनकम बढ़ाने का चांसेस देगा वो। क्योंकि जब वो खुद ही कन्विंस नहीं होगा आपकी नॉलेज पे, तो वो फिर वो सोचेगा इसको क्या आता होगा, जब इसको बाइसेप्स तो बोलना आता नहीं है। तो जितना आप कन्विंस कर सकते हो कि भैया मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, उतना पैसा वो आपकी जेब में डालेगा। ये हम पिछले कई सालों से नोटिस कर रहे हैं। आगे चलते हैं, किसी को कुछ भी पूछना है प्लीज पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। बॉडी कैविटीज, अब कैविटीज का मतलब क्या होता है? कैविटी का मतलब होता है, कैविटी का मतलब होता है खाली स्थान। जैसे आपने सुना होगा दांतों में कैविटी हो गई, तो इसका मतलब दांतों में खाली स्थान बन गया। तो हमारी बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम होता है, यानी कि जो हड्डियों का ढांचा होता है, उसमें कुछ खाली स्थान होते हैं जिसमें कि ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं खोपड़ी की बात करूं, तो हमारे सिर में जो स्कल है हमारी, वो इस तरह से अंदर से खाली है। उसके अंदर ऑर्गन रखे हुए हैं, कौन से? ब्रेन रखा हुआ है हमारा। तो जो ऊपर का हिस्सा है, जो वो है बोन का स्ट्रक्चर है, जिसको स्कल बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं। और अंदर, तो वो किस लिए है वो स्कल? वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए है कि डायरेक्टली कोई बोन को टच ना करे। आप किसी के सिर पे हल्का सा थप्पड़ मारोगे तो वो ब्रेन को टच नहीं होगा, वो हड्डी को टच होगा। बट हथौड़े से मारोगे तो दोनों को टच हो जाएगा। तो आपको ये चीज देखनी है कि जो कैविटी बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है ताकि उसमें ऑर्गन्स रह सके आराम से। इसी तरह से चेस्ट कैविटी है, चेस्ट में आपके हार्ट और लंग्स जो है वो सेफली सिचुएटेड है। ऐसे ही करके आपकी पूरी बॉडी है, तो इसको कैविटीज को समझते हैं। डॉर्सल कैविटी का मतलब बैक साइड की कैविटी। तो ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये बैक साइड है हमारी बॉडी की, और ये हमारा फ्रंट साइड है। ठीक है, तो बैक साइड पर हमारी डॉर्सल कैविटी जिसको बोलते हैं, उसमें आती है क्रेनियल कैविटी, यानी खोपड़ी वाली ये रही। ये क्रेनियल कैविटी हो गई जिसमें हमारा ब्रेन है। और ये हो गई स्पाइनल कैविटी, ये जो टेढ़ी सी जा रही है ये हमारी स्पाइन है या रीढ़ की हड्डी है। इसके अंदर भी खाली स्थान होता है, और इसमें होता क्या है? रीढ़ की हड्डी के खाली स्थान में क्या होता है? नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं। ये जो नर्व्स हैं वो ब्रेन में से निकलती हैं और हमारी बॉडी की मूवमेंट को वर्क करवाती हैं। जैसे कि यहाँ पे गर्दन से पीछे से निकली और ऐसे करके डिवाइड हो जाती हैं बैक में। तो अगर आपके हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, या आपकी सेंसेस वर्क कर रही है, तो उनमें इन नर्व्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो नर्व्स नहीं होंगी तो हम हाथ पैर भी हिला नहीं सकते। इसलिए रीढ़ की हड्डी की चोट आपने फिल्मों में देखी होगी, जब भी लगती है किसी को तो उसका एक हिस्सा बेकार हो जाता है ना। तो ये डॉर्सल कैविटी हो गई, एक क्रेनियल कैविटी यानी कि स्कल वाली, स्पाइनल कैविटी यानी कि रीढ़ की हड्डी वाली जिसके अंदर नर्व्स होती है। फिर आता है आपका वेंट्रल कैविटी आगे की तरफ, इसको ध्यान से देखेंगे। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक का मतलब चेस्ट, ये रही। तो चेस्ट कैविटी में आपके कौन से दो ऑर्गन्स होते हैं? ये अभी इसके आपके रेगुलर टेस्ट शुरू हो जाएंगे इस हफ्ते से। तो आपको जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ प्लीज उसको एक बार रिवाइज करना है। और जिनकी पेमेंट्स आ गई हैं आज से उनको नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे पूरे। तो वो लोग जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे अपने नोट से रिवाइज करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको नोट्स दूंगा, ताकि आपको कोई कहीं पे भी दिक्कत आ रही होगी तो आप लैंग्वेज चेंज करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी हो गई। इसमें आपके लंग्स और हार्ट, दो मेजर ऑर्गन्स होते हैं आपकी चेस्ट कैविटी में। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि थोरेसिक कैविटी में कौन से ऑर्गन होते हैं। तो चार ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको डायरेक्ट आंसर खुद ही सोच के लिखना पड़े। इसलिए हर चीज को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, टेस्ट आपको फेल करने के लिए नहीं है, पहले बताया। तो कई लोगों ने एडमिशन से पहले पूछा कि कोई फाइनल टेस्ट होगा क्या, क्या टेस्ट लेके आप हमें फेल कर दोगे तो सर्टिफिकेट नहीं दोगे? तो मैं उसका अभी आप सबके सामने फिर से बताता हूँ, आपका सर्टिफिकेट नहीं रुकने वाला है। बट आपको इसलिए टेस्ट लिए जा रहे हैं ताकि आपका कमियां पता लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज आप हमारे से रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा क्लासेस लीजिए और अपने डाउट्स क्लियर करिए। आपने पैसा जो दिया है हमें, हम उससे 4 गुना ज्यादा आपको नॉलेज देना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं, आप लेना चाहते हो ये आपके ऊपर है, बट हम तो देना चाहते हैं। इसलिए हम आपको बार बार बोलेंगे एक्स्ट्रा थैंक यू क्लास सर। लीजिए, पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो अगला आता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब होता है पेट वाली कैविटी। तो आपके पेट में कौन से ऑर्गन होते हैं? जैसे एक तो पेट ही हो गया, स्टमक हो गया उसके अंदर। उसके अलावा आपका पेंक्रियाज होता है, इसमें स्प्लीन होता है। ठीक है, अगर आपने सुने हो इनके नाम। तो पेंक्रियाज, स्प्लीन, स्टमक, ये सारे ऑर्गन्स आपके कहाँ होंगे? एब्डोमिनल कैविटी में। फिर लास्ट आती है पेल्विक कैविटी।
पेल्विक कैविटी में दो मेजर ऑर्गन्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन होता है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी बॉडी की जो गंदगी हजम होने के बाद जो रह जाती है उसको शरीर से निकालने वाला सिस्टम। और दूसरा होता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नई जनरेशन को पैदा करने वाला सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम आपके पेल्विक कैविटी में होते हैं। तो कैविटी का क्वेश्चंस आएंगे, आपको पढ़ने हैं ये आसानी उसके लिए, ताकि एग्जाम्स क्लियर हो जाए आपके सारे, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आगे आपका स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ये मैंने अलग से वीडियो आपको डाली थी, वैसे फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। एटम्स से दुनिया पूरी मिलके बनी है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर चीज एटम से मिलके बनी है। एटम से छोटी भी चीजें होती हैं, ठीक है, माइक्रो एटम्स भी होते हैं और छोटे छोटे भी नैनो एटम्स भी होते हैं आजकल, बट वो हमें इतनी डीपली नहीं जाना है। आपको सिर्फ मेन चीज समझनी है कि एटम होता है, एटम्स के नाम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, और ये तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, चाहे वो गैस हो, पानी हो या सॉलिड हो। एटम से मिलके दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो शुगर हो गई, प्रोटीन हो गया, वाटर हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर आते हैं आपके सेल्स। तो सेल्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं। और सेल आपकी बेसिक स्ट्रक्चरल लिविंग यूनिट है, यानी सेल एक्चुअल में जिंदा होते हैं। और हर काम जो आपकी टोटल पूरी बॉडी करती है वो एक एक सेल करता है। हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स हैं, जैसे मकान ईंटों से मिलकर बनता है, ऐसी सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। और सेल सारे काम करते हैं जो हम करते हैं, जैसे सेल्स सांस लेते हैं, सेल्स खाना खाते हैं, ठीक है, सेल्स एक्सक्रीट करते हैं यानी गंदगी को शरीर से निकालते हैं, और सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि अपने बच्चे बनाते हैं। तो सेल्स सारे वो काम करते हैं जो हम कर रहे हैं। तो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लाइफ। और एग्जाम्पल सेल्स के, जैसे एपिथेलियल सेल्स एक एग्जाम्पल है। एपिथेलियल सेल्स क्या काम करेंगे, स्किन बनाएंगे, किसी भी चीज की हमारी बॉडी की स्किन बनाएंगे। जैसे स्टमक है अगर, या हार्ट है मान लीजिए, तो हार्ट की भी एक स्किन है, हार्ट की कवरिंग है, वो एपिथेलियल सेल से बनेगी। हालांकि हार्ट मस्कुलर होता है, बट उस हर एक की एक कवरिंग होती है अंदर या बाहर की, तो वो एपिथेलियल सेल से बनती है। नर्व सेल, जो नसें होती हैं हमारी, वो नर्व सेल होते हैं, वो नसें बनाते हैं। ऐसी मस्कुलर सेल्स होते हैं, वो मसल्स बनाते हैं। ऐसे करके सेल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। फिर आते हैं टिश्यूज। सेल्स के ग्रुप से मिलके टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में दो एग्जांपल होते हैं आपके, बोन जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करती है, और दूसरा आपका ब्लड। ब्लड भी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, और ब्लड आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन और फूड आइटम्स देता है। ठीक है, ये अब ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है नेक्स्ट क्लास में। तो बहुत मजा आने वाला है आपको उसमें, कि आपको समझ में आएगा कि ब्लड क्या काम करता है, हार्ट क्या काम करता है, और हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसका क्या रिलेशन है इन सब चीजों से, वो सब हम देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू बता ही दिया मैंने आपको स्किन के लिए, और मस्कुलर टिश्यू से मसल्स बनते हैं। इसके बाद आगे आपका नेक्स्ट ऑर्गन्स। तो टिश्यू से मिलके क्या बना, ऑर्गन्स बने। और ऑर्गन्स आपके हो गए जैसे हार्ट, लंग्स, स्टमक। ऑर्गन से मिलके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, जिसमें कि एक या एक से ज्यादा ऑर्गन प्लस एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज है, नोज से भी आप सांस ले रहे हो, तो नोज एक एक्सेसरी ऑर्गन हो गया, और या स्ट्रक्चर हो गया, और बाकी आपका मेन ऑर्गन हो गया लंग्स। तो इस तरह से आपके ऑर्गन सिस्टम बने, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यानी इंसान बनाते हैं, जिसको ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये चैप्टर आपका चार चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद में थोड़ा सा आइडिया आपको इसका भी देता हूँ बायोमैकेनिक्स का। ये आगे आपका ह्यूमन काइनेटिक्स या काइनेजियोलॉजी, ये मूवमेंट से रिलेटेड है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो है काइनेटिक चेन, कि कौन से ऐसे तीन सिस्टम है जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोई भी मूवमेंट होती है, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज मूवमेंट के बिना नहीं हो सकती। हमें अपने हाथ पैर हिलाने हैं, जंप करना है, कुछ भी करना है, तो मूवमेंट चाहिए। तो मूवमेंट में तीन सिस्टम वर्क करते हैं। एक होता है हमारा काइनेटिक सिस्टम, हेलो, हाँ जी। तो आपको काइनेजियोलॉजी में क्या सिस्टम याद रखना है, आपको मेनली याद रखना है, एक तो होता है आपका नर्वस सिस्टम, यानी नर्व्स, पूरी बॉडी की नर्व्स। दूसरा होता है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि बोन्स। और तीसरा होता है मस्कुलर सिस्टम। ये तीनों सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, काइनेटिक चेन। तो ये काइनेटिक चेन है जो हमारी बॉडी में मूवमेंट, यानी कि कोई भी तरह की मूवमेंट को पॉसिबल करता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, तीनों सिस्टम मिलके मूवमेंट करते हैं। फिर एक टर्म आती है बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स एक एप्लीकेशन होती है जो मैकेनिकल फिजिक्स को यूज करती है
ह्यूमन मोशन को डिटरमिन करती है, और इससे आपके जो ओलंपिक गेम्स वगैरह होते हैं या बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए बायोमैकेनिक्स का यूज होता है। ये एक वास्ट टॉपिक है, हमारे कोर्स में ज्यादा डिटेल में नहीं है क्योंकि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक ज्यादा है, फिर भी अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको भी टॉपिक को ले लेंगे। उसके बाद आता है एक टर्म होम्योस्टैसिस, बस ये लास्ट है इसलिए ये समझ लीजिए ध्यान से। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा कोई आदमी खड़े खड़े चक्कर खा के गिर जाता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है या उसको घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, तो ये इसलिए आते हैं कि उसका इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस नहीं है। किसी को फीवर आ गया तो इसका मतलब उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में बैलेंस खराब हो गया, इसलिए उसको फीवर आ गया, कोई इन्फेक्शन हो गया या कुछ भी हो गया। तो ये अगर सही है सारा कुछ तो आपको अच्छा फील हो रहा होगा, आपको कोई दर्द नहीं होगा, शरीर में कुछ नहीं होगा, तो आप होम्योस्टैटिक पोजीशन में है इस टाइम पर, यानी आपकी बॉडी बैलेंस्ड है। तो फिर आते हैं मोशंस। मोशंस में आते हैं आपके लीनियर मोशन, कर्वी लीनियर मोशन, ये एग्जांपल दे रखे हैं नीचे, इसको देख लेते हैं। जो सीधा सीधा एक लाइन में आप चल रहे हो तो लीनियर मोशन कहलाता है, या रेक्टिलिनियर मोशन, जैसे कि एक ही लाइन में दौड़ रहा है। और आपका सर्कुलर मोशन होता है, जैसे घड़ी की सुई जो है चारों तरफ ऐसे करके घूमती है, सर्कुलर मोशन। रोटरी मोशन जो होता है वो आपका एंगुलर मोशन होता है, होता तो गोल है जैसे कि फुटबॉल घूमती है, बट एंगल्स बदलता है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन होता है, जैसे कि पेंडुलम ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है एक टाइम पीरियड के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो ये मोशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया इसलिए दिया गया है कि आपको एटलीस्ट नाम ध्यान रहे थोड़े बहुत जब आप किसी को एक्सरसाइज करवाते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है इनका। तो ये हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो यहाँ पर क्लियर होता है, खत्म होता है। अब आप कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए अभी तक, क्योंकि कुछ चीजें बिल्कुल आपके लिए नई होंगी इसमें से। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखिए हार्ट का सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, मिस मत कीजिएगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। 2D 3D को समझ सकते हो, जैसे कि ये 2D हो गया, 2 डायमेंशनल, जैसे आप कोई इमेज बनाते हो। जी सर। 3 डायमेंशनल में आपका रूम हो गया, रूम जी में एक सर। दीवार होती है, छत होती है और बीच में हवा होती है, तो तीनों को मिला के 3 डायमेंशन बनती है। बाय बाय।